मानवाधिकार दिवस फिर वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय बहुत जोशों से मनाया जाता है। जल्द से जुलूस निकाले जाते हैं, बड़े भावुक और अर्थपूर्ण भाषण दिए जाते हैं, बहुत से विषयों पर खुलकर चर्चा होती है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, बाल श्रम, मानव तस्करी जैसे एजेंडे शामिल होते हैं। उनके अधिकारों पर, उनके पुनर्वास पर बड़ी बड़ी स्कीम्स और फंड की बात होती है। That freedom is precious and freedom is necessary. उन्हीं सबके बीच एक ऐसा तबका है जो अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाता है, जिसे हम थर्ड सेक्स या अन्य की श्रेणी में रखते हैं, और ये तबका है किन्नर तबका। इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? इनकी जिंदगी में इनके दर्द, इनकी परेशानियां, इनकी मायूसियां और इनकी महरूमियां क्या इंसानियत के दायरे से बाहर है? अगर नहीं तो फिर इनके साथ ये बर्ताव क्यों? इस एक पहल के साथ मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। हमें नहीं लगता कि आज मेरी गिनती मेरी भारत की जनगणना में नहीं होती तो मेरे को कोई अधिकार है ही नहीं। माँ बाप ने तो अब एक इंसान ही समझ के पैदा किया था, बट पता नहीं अब जो कर्म थे वो तो भुगतने नहीं है ना। समाज हमें तो गंदी नज़रिए से देखते हैं, हमारे साथ बैठता नहीं जल्दी से, हमारे साथ खाना नहीं खाता है, हमारे साथ बोलते हैं तो किन्नर है, हमारे बच्चे इनके साथ खेलेंगे तो ये भी इनकी तरह हो जाएंगे। जब मेहनत मजदूरी करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते, एक आदमी और एक औरत ही कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? कोई काम पे नहीं लगाता, अगर नौकरी पे कोई लगाए तो कोई कौन करेगा? तो हम भी तो इंसान हैं, जहाँ से तुम लोग पैदा हुए हैं ऐसे हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा खून निकालो उनका खून एक ही निकलेगा। हाय तेरे घर आया बाल गोपाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। हंसते गाते लोगों की खुशियों में खुले दिल से शरीक होते ये लोग, और बदले में आपसे चाहते हैं छोटा सा नेक। और इस नेक पर भी ढेर सारी दुआएं देते ये निकल जाते हैं अगले घर की तरफ। ना अपने अधिकारों को जानने की ख्वाहिश, ना अपने अधिकारों की बात। मस्त मौला तबीयत के मालिक। अगर हम आर्टिकल 21 देखें जहाँ लाइफ की बात की हुई है, तो वहाँ पर कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि जो यूनक्स हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। तो जो परिभाषा है उसकी संविधान के अंदर, वो परिभाषा जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई करती है वही यूनक्स के ऊपर अप्लाई करती है। और अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखें तो उसके अंदर भी ह्यूमन बींग्स के बारे में बोला है। विदेशों और देश के अंदर तो यही है कि बाहर इस बेसिस के ऊपर, जिस बेसिस के ऊपर हम यूनक्स को अलग करते हैं, वो भेद बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और वहाँ उस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं जहाँ पर उनको समान अधिकार दिए जाएं जो किसी दूसरे व्यक्ति को दिए जाते हैं। इनका कहना है कि इतने सालों में इन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। इनकी बेहतरी और इनके अधिकारों के लिए वो प्रयास नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे। अगर सरसरी तौर पर इनके इतिहास पर नजर डालें तो तकरीबन 4000 साल पुराने इतिहास को समेटे ये तबका अपनी ही दुनिया में मशगूल है। राज्यसभा टीवी की टीम ने दौरा किया उन इलाकों का जहां एक अलग ही दुनिया है, अलग ही निजाम है और जिंदगी का रंग बदरंग है। संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल जाने के लाखों दामों के बाद भी हमारा समाज स्त्री पुरुष के परंपरागत दायरे में इस कदर बंधा है कि ट्रांसजेंडर और किन्नरों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। देखिए, हमारा जो सिलसिला है ये फ़कीरी सिलसिला है, और ये बहुत पहले शुरू हुआ था। जब से दुनिया आबाद हुई है जब से हमारा तो वो कुरान पाक में भी देखो, लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसमें पढ़िए, बाइबल में पढ़िए, गीता में पढ़िए, भगवत में पढ़िए, सब में हम हैं। शिकंडी भी है, लूत के ज़माने में भी सब कुछ हुआ है। तो हम लोग तो दुनिया बनी है जब से ही है। हमारा रुतबा होता था, राजमहलों में होता था, बादशाहों में होता था, बेगबाज के साथ होता था। भोपाल में जब आप
जानती हैं, उनके यहाँ भी नौकर थे। लेकिन इनके रीति रिवाज और इनके काम आज भी कौतूहल का विषय हैं। बहुत से लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ये बात करने से कतराते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपने तबके को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। जिस तरह से आप रस्म करते हैं, जो पूरी रस्म होती है, जो आम लोगों में, हाँ, जब आप शुरू होता है, इस तरह जच्चा नहाती है, उसके 40 दिन हो जाते हैं, खुशी करते हैं। इसी तरह ये लोग भी खुशी करते हैं, घर में दावत है, खाना है, पीना है, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। पुराने रिवाज हैं, चलो दूध लेके जाओ, दरिया में डाल दो, ये कर दो, ये लोग करते हैं बस, और क्या करते हैं। गोद भरते थे, जिस तरह जच्चा की भरते, दुल्हन बनाते हैं, खुशी करते हैं। इनके साथ भेदभाव का एक लंबा सिलसिला है। अन्य देशों में इन्हें समाज के अंदर कहीं न कहीं जगह मिल जाती है, वहीं दक्षिण एशिया में हालात अलग हैं। 300 से 400 ईसा पूर्व संस्कृत में लिखे कामसूत्र में भी स्त्री पुरुष के अलावा एक अन्य लिंग की बात कही गई है। जब हम हिजड़ों की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ड यूनक्स, जिसको हम अंग्रेजी में यूनक्स कहते हैं, तो लैटिन में उनको स्पाडो कहा गया है, कैस्ट्रेटिस कहा गया है। और इस यूनक शब्द का जो क्या कहते हैं इन्वेंशन हुआ, वो एक ग्रीक शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है यूनोखोस, यानी जो बेड चेम्बर या हरम का जो रखवाला हो। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो असीरियन एम्पायर में, इजिप्शियन एम्पायर में, रोमन सभ्यता में, उसके साथ साथ आप देखिए मिस्र में, और हमारे भारतीय उसमें तो कहीं महाभारत और रामायण में भी उनका मेंशन है। रामायण में जब लॉर्ड राम ने उनको ब्लेसिंग्स दी कि जब कोई उनका साथ नहीं दिया तो ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। भारत का जो कामसूत्र है उसमें भी एक थर्ड जेंडर का जिक्र है, तृतीय प्रकृति, वो यही जेंडर है। तो ये जेंडर हमारे समाज का बहुत इंपॉर्टेंट भाग रहा है प्राचीन सभ्यता से, केवल भारत में नहीं, फॉरेन या भारत के बाहर भी, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, सब जगह ये एक पार्ट रहे हैं। भारत में मुगलों के राज में किन्नरों की काफी इज्जत हुआ करती थी। उन्हें राजा का करीबी भी माना जाता था, जिसकी झलक हिंदी सिनेमा में भी देखने को मिलती है। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि उस वक्त कई लोग अपने बच्चों को किन्नर बना दिया करते थे कि उन्हें राजा के पास नौकरी मिल जाए। ये दरबार या हरम का एक खास किरदार हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि किन्नरों को समाज से अलग करके देखा जाता है, जिसको समय समय पर हिंदी सिनेमा ने अपनी कहानियों में जगह दी, लेकिन इसका कुछ हासिल नहीं, और इनकी जिंदगी की तस्वीर को सिनेमा के जरिए पेश करने की कामयाब कोशिश की। खास है, हिजड़ा है, मेरी तरह हिजड़ा है। आपकी हमारी तरह इनकी सुबह की भी शुरुआत होती है, आपकी और हमारी वाइट कॉलर जॉब, लेकिन इनकी सुबह की शुरुआत मंत्रणा के साथ ही कि आज कहाँ जाना है। सज धज के ये तैयार होते हैं। कई जगह सहायक ढोल उठाता है, गुरु बताता है कि आज किस मोहल्ले में शादी ब्याह या संतान होने की खुशी में वक्त से पहुंचना है। गुरु उन्हें आदेश देता है कि बधाई गीत के साथ क्या और कैसे मांगना है। हाथ की हथेली को जोर जोर से बजाकर ये लोग हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लोग आज भी दूसरों की खुशियों में खुले दिल से शरीक होते हैं, घुंघरू की आवाज को थाप बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और उनकी हंसी ठिठोली के पीछे छिपे दर्द को हम समझ ही नहीं पाते और उन्हें कई बार बुरी तरह से झिड़क देते हैं, पर वो इस सब के बीच अपने दुख दर्द को छुपाकर आपके अपनों को दुआ देते आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग जो छोटे महात्मे के लोग हैं, जो हम लोग बाहर रोड पे जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, किसी के यहाँ खुशी हुई कोशिश करते हैं, सुबह उठते ही मालिक से दुआ करते हैं कि किसी के घर में खुशी हो, 100 रुपये की आमदनी हो तो 2 रुपये उसमें हमारा भी होगा, जिसके ज़रिए 1-2 रुपया मिलेगा, 2-2 10 जगह से मिला तो 20 रुपया होगा, हम में से 4 जनों का पेट भरेगा। हम हर रोज़ उसी मालिक से यही दुआ करते हैं कि लोगों के घर में खुशियाँ आएँ, मगर लोगों के लिए दुआएँ करने वाले हम लोग, हमारे लिए दुआ करने वाला इस समाज में कोई भी नहीं है।
ना मैं तो इतनी परेशान हूँ, ना तो मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए, ना तो मुझे कभी मैं सोचती हूँ किसी कोठी वाले को देख के कि ऐसी काश कोठी मेरी भी होती या काश मेरा ऐसा घर होता, मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ। और दुनिया की हर चीज़ सरकार हर एक को सहूलियत देती है, हमारे को तो कुछ भी नहीं देती, ना हमारे लिए कुछ सोचती और लोगों के लिए, ना हमारे को कहीं लोग तो लैटरिन उठाने पे नौकरी दे देते, मैं तो वो शौचालय में वो करने को तैयार हूँ। और बताओ मैं क्या करूं? हर इंसान घृणा की नज़र से देखता है। घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं घर से बाहर मत निकलो, घर में रहो, हमारी बेइज्जती होती है। अगर जाएं तो किधर जाएं? इनका कहना है कि समाज का शासन का इन्हें लेकर नजरिया काफी तंग है, इनके प्रति घृणा का भाव है। इन्हें कोई काम पर नहीं रखना चाहता तो फिर ये भीख ना मांगे तो क्या करे? हमारे जो गुरु गोसाई हैं जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशंस है, वो जो नाचने गाने सुबह जाते हैं। कई गुरु हमारे कहते हैं कि जो हमारा ग्रुप है ना वो पूरा हो चुका है, तो इतना हमारे इलाके में मांगना उना है नहीं है, तो तुम्हें कैसे लेके जाए। बीमारी की स्थिति में इनका इलाज एक बड़ी समस्या है और ऐसे में अच्छे प्राइवेट डॉक्टर की सुविधा से ये लगभग वंचित हैं। इनमें से कुछ ने अपनी ही कम्युनिटी के साथ स्वास्थ्य की समस्याओं को, जानलेवा बीमारियों के बारे में इन्हें जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। अस्पतालों का तो रुख तो हमने करना ही छोड़ दिया पहली बात, इसीलिए हमारी जैसी संस्थाएं छोटी छोटी क्लिनिक चलाती हैं। अस्पतालों में आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम जाएं और किसी चीज़ का हम चाहें कि हमारा एग्जामिनेशन हो, तो अगर वो करें भी तो वो बहुत दूर से करेंगे। वो दूर से मतलब कम से कम 1-2 फीट का फासला होगा, बोलेंगे आप ये हाथ दिखाइए या शरीर का जहाँ लगा है वो दिखाइए, वो हमें छुएंगे नहीं। जहाँ तक आपको पता है मेडिकल के अंदर आप किसी को भी एग्ज़ामिन करें तो आपको उनको फिज़िकली एग्जामिनेशन करना होता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जब हमें खुद लगता है कि कोई हमें स्वीकार नहीं रहा, कोई हमें चाहता नहीं है और हमसे घीन करता है, तो देखिए वो सिर्फ हमारी शारीरिक पीड़ा तक नहीं रह जाती, वो हमारी मानसिक आ जाती है। अगर एक बार जाके अस्पताल में मुझे ऐसा व्यवहार मेरे साथ हो तो मैं दोबारा क्यों जाऊं उस तरफ से, बल्कि जबकि वो सरकारी अस्पताल है, सरकार ने सभी के लिए बनाया। आज की तारीख में इनमें से ज्यादातर अपनी मर्जी से इसे अपनाते हैं और इनके इस कदम से खुद के परिवार में इनका वजूद बेमानी हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं और मिडिल क्लास जीवन मैंने व्यतीत करा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। जो मेरे दोस्त थे या जो मेरे स्कूलमेट्स थे मुझे तरह तरह के नामों से बुलाते थे, मुझे छेड़ते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या है, क्योंकि बचने वाला दिमाग था, इनोसेंटनेस इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आता था क्या सही है क्या गलत है, उसके मायने भी नहीं पता थे। पर धीरे धीरे जैसे जीवन व्यतीत होता गया, मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसी करवट ली जो मुझे ना चाहते हुए भी, जो मैं नहीं चाहती थी, जो मुझे नहीं पता था, जो जानने के बाद मुझे पता चला। बहुत ही मेरे साथ ऐसी दुखदायी कहानियाँ हुई। अक्सर परिवार के लोग ये बताते हुए शर्मिंदा महसूस करते हैं। यही वजह है कि ये अपना घर बार छोड़ देते हैं और आ बसते हैं अपने जैसों में। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट में किन्नर लोक का सच। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इनके पास भी अपने रस्मो रिवाज हैं, लेकिन क्या हम और आप जानते हैं इनके बारे में? ये अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, ये कहना कहाँ तक ठीक है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, या ये जानना ही नहीं चाहते? सरकार की तरफ से तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इन दिल्ली हमने तो इतनी सालों से, इतनी 40 साल हो गए, मेरा भी तो बचपने में आए थे, हमने देखा आज तक कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ किन्नरों के लिए। हाँ है ये यहाँ का पब्लिक के वजह से, चलो टोली बधाई जाने वालों के लिए तो कुछ ना कुछ वो लोग जाते, जैसे रोजी रिजक के लिए वो कमा के लाते, जो वो टोली बधाई वालों के लिए होता है। बाकी जितने किन्नर टोली बधाई जो नहीं जा सकते, जो नहीं जाना चाहते, जो डेरे में चले नहीं है, उन लोगों का ज़िंदगी तो बहुत बुरा है, कोई मदद करने वाले नहीं है। शिक्षा सबका अधिकार है, ये एक नारा हम में और आप में बेहद उम्मीद जगा जाता है। लेकिन अगर इस किन्नर तबके की बात की जाए तो यहाँ कहानी बहुत अलग है।
इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिनके लिए पढ़ाई, अच्छा इंस्टीट्यूशन एक सपने की तरह है। हमारा मेन रीज़न ये है कि जब हम पढ़े लिखे ही नहीं, हमें नौकरी कौन देगा। यूँ कहते हैं चलो तुम्हारे को नौकरी एक बार को दे भी दे, पर तुम पढ़े लिखे नहीं हो। फिर जब हमारे लिए कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, हम सुबह से शाम तक तो कमाते हैं, रात में कौन सा स्कूल हमारे लिए खोल रखा है। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दाखिले में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन किन्नरों को किसी श्रेणी में गिना नहीं जाता। अब मैं जैसे अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मुझे बच्चे पढ़ते बहुत सारे, उसने मुझे क्लियर मना कर दिया, आप हिजड़े हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा ये चीज़। उसने मेरे को मना कर दिया। ये चीज़ हमारे बनाया जाए, हमारे लिए भी। हमारे लिए क्यों नहीं बनता? हम इंसान नहीं है? खून निकालोगे तो एक जैसा तो निकलेगा खून। हम इंसान नहीं, जो हमारी भी दिक्कत है तो हमें बोलो भाई तुमसे ये दिक्कत है। भगवान ने हमारे क्या पता क्या कर्म ऐसे दिए, हम ऐसे हो गए हम लोग। मैं तो कहते भगवान मेरे किसी दुश्मन के बच्चों को भी ऐसा ना हो, क्या कोई भी हो, बस यही चाहता हूँ। जिंदगी मिली है तो जीना शर्त है, लेकिन ये शर्त बेहद मुश्किल है। इनमें से कई को ये मलाल है कि ये शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि अगर शिक्षा हासिल करते तो अपने अच्छे बुरे को परखने की तमीज़ होती, अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ बुलंद कर पाते। लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो शिक्षित ही नहीं हैं। लेकिन इस तबके में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने आप को शिक्षा की ओर समर्पित किया और अपने तबके में अपनी एक अलग जगह बनाई। मेरा भी मकसद है जिस तरह और लोग किन्नरों के समाज में, जैसे शबनम मौसी है और अमरनाथ जी हैं, वो लोग इलेक्शन में, राजनीति में अपने कदम रखे हैं, उस तरह हम भी सोचते हैं कि अपने शिक्षा के तौर पर कुछ अपना इमेज बनाए, अपना प्रोग्रेस करे। आर्टिकल 3 के मुताबिक हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता और सुरक्षा उसका अधिकार है। लेकिन वो जो हाशिए पर रह रहे हैं उनकी सुनवाई कहाँ? उनके साथ होने वाली ज्यादतियों को कौन कहाँ किस खाते में दर्ज करता है? वहीं इनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को किस धारा के अंतर्गत शामिल किया जाए, ये एक बड़ा मसला है और शासन के साथ साथ पुलिस की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन क्या ये अपने साथ हुए अत्याचार को दर्ज कराने का साहस कर पाते हैं? जी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है यूनिक्स की जो रिकॉग्नाइज किया हो कि उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस होंगे तो हम ये वाले सेक्शंस करेंगे। यूनिक्स के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया कानून में भी, बिकॉज उनको एक सोसाइटी से परे ही माना गया और उनको एक इंटीग्रल पार्ट नहीं माना गया कि वो भी विक्टिम्स हो सकते हैं। उनको हमेशा एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ही लिया गया। लेकिन जब आप अवेयरनेस बढ़ी एंड हमारे पास कंप्लेंट्स आने शुरू हुए तो उसमें है कि जब यूनिक्स आते हैं तो उनका एक पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है जिसमें वो कंप्लेनेंट हो, तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि उनमें प्रीडोमिनेंट फीचर्स फीमेल के हैं या प्रीडोमिनेंट मेल हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर फिर हम देखते हैं कि उसमें 376 लगता है या 377 सेक्शन है, उसके अंतर्गत केस रजिस्टर हो सकता है। इनमें से बहुत से हैं जो आज भी अपने आप को वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकाल पा रहे हैं। वेश्यावृत्ति में इस कम्युनिटी को पाया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किन्नर ना होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रोफेशन को अपना लिया है कि वो प्रोस्टिट्यूट करते हैं और नकली बाल लगाते हैं और वो किन्नर कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। आपको जो इलाज में सुविधाएं मिल रही हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि कई बार हम जब मैं खुद गई हूँ और मैंने खुद बात की है जा कर के ART सेंटर में, और वहाँ पे जो वहाँ का स्टाफ है उन लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे भी बदतमीज़ी की कि आप लोगों को अंदर आने किसने दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास हमने लाइन में खड़े हो कर के और सुबह से वेट किया है हमने 7 बजे से, और हमने लाइन में अपने नंबर पे आके पर्ची बनवाई, अभी भी हमारा नंबर आया तो हम अंदर आए हैं। तो आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन उसी में एक जो वहाँ की डॉक्टर थी उसने आकर के मुझसे ही उल्टा लड़ाई करनी शुरू कर दी, जिसके लिए मैंने उनसे बात भी की और फिर मैंने उच्च पदाधिकारी से बात की कि उनका जो रवैया था वो हमारी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं था। एक बात जो यहाँ कहना जरूरी है कि इनमें से
कई इसे किस्मत का दोष मानते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या खुद इनके अपने हाथों से किया हुआ या एक दुर्घटना? बहरहाल इनकी हालत पर काफी गौर व फिक्र के बाद इन्हें हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया गया, लेकिन वो भी एक निश्चित आयु के बाद। आपको लगता है पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए? अच्छा है, पेंशन सरकार बढ़ाना चाहिए। 1000 रुपये महीने में हमारे हिजड़ों का क्या होता है? फिर क्या होता है? 1000 रुपये महीने में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ना तो कमरे का किराया दिया जा सकता है, ना राशन आ सकता है 1000 रुपये में। 1000 रुपये में क्या होता है आजकल? महंगाई ये है, महंगाई को देखते हुए 1000 रुपये में क्या है? कुछ भी नहीं है 1000 रुपये। बहुत विचार विमर्श के बाद चुनाव आयोग ने इन्हें अन्य की श्रेणी में शामिल किया। इस एक फैसले से कुछ हद तक इनकी मुश्किलें कम हुई, लेकिन आज भी इनमें जागरूकता की बेहद कमी है। किन्नर समाज वोट से महरूम रह जाता है, क्योंकि जब इनका नाम रजिस्टर करने के लिए इलेक्टोरल रोल पे जब जाते हैं तो इनसे पूछा जाता है इनका जेंडर, मेल या फीमेल। अब ये अपने को न मेल कहते हैं, न कुछ फीमेल कहते हैं, कुछ नहीं कहते, अपने को तीसरा जेंडर ये मानते हैं। तो हमने सोचा कि 10 लाख के करीब इनकी कोई गिनती है, अगर इनको भी इस प्रोसेस में शामिल करें तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। तो हम इलेक्शन कमीशन में हमने पूरी मीटिंग में बहुत ही क्विकली ये फैसला किया कि हमें बहुत ज़्यादा इस पर कोई बहस भी नहीं करनी पड़ी कि हक़ तो हमें हर शख्स को देना ही चाहिए। तो एक हमने कैटेगरी शुरू कर दी, अदर यानी अन्य, तो मेल, फीमेल एंड अदर्स। तो ये कैटेगरी शुरू कर दी कि भाई ये लोग इनको तीसरे जेंडर के रूप में आप लिख दिया करें। इसी सिलसिले के तहत जनगणना 2011 में पहली बार किन्नरों की गिनती भी की गई और इसमें पुरुष को कोड 1, महिलाओं को कोड 2 और किन्नरों को कोड 3 के अंतर्गत रखा गया। हमने जैसे इलेक्शन कमीशन में जो इनको थर्ड जेंडर का एक क्रिएट किया था, ये खुद अपनी जगह एक रेवोल्यूशनरी काम था कि मेल फीमेल 2 जेंडर तो सब जानते हैं। हमने जो प्रैक्टिकली ये सोचा कि इसको तीसरा जेंडर बोलते हैं तो इसमें क्या नुकसान है, और कुछ नुकसान नहीं था। बाद में सेंसस वालों ने भी कहा कि वाकई ये तो एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने भी शायद ये अडॉप्ट किया कि तो इनको ह्यूमन राइट्स रिकग्नाइज करने के लिए अगर सबसे पहला कदम ये था कि उनके उस जेंडर को, उनकी जो एक फ़िज़िकल उनकी इशू है उसको पहचाना जाए, रिकग्नाइज किया जाए, और उसके बाद उनके जो राइट्स बनते हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीमें क्या हो सकती हैं ज़रा बनाया जाए। क्योंकि शायद चूँकि इनकी गिनती पूरे देश में है इतनी कम, तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इनके हुकूक पे डिस्कशन हो। उनके अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर होती रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाएं, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सहूलतें इन्हें मयस्सर नहीं। वहीं पेंशन की नई योजना के तहत ज्यादा उम्र के किन्नर पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन ये पेंशन जन्म प्रमाण पत्र दिखाने पर मिलेगी। फिर वही सवाल, इनमें से ज्यादातर घर परिवार से छूटे हुए हैं, ऐसे में इनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से आएंगे? प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग अपनी इस किन्नर होने की वजह से शर्म के मारे या हिचक के मारे सामने नहीं आते हैं, अपने राइट्स नहीं मांगते हैं। फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इनके भी हैं। इसको एक्सरसाइज करने के लिए इनको भाई आपको इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब, जिससे आपकी एक आइडेंटिटी हो, आप एक फेसलेस आदमी की तरह जिए या इंसान की तरह जिए या मरे नहीं, तो आपको वो सारे राइट मिलेंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट में किसी तरह की कोई पेंशन स्कीम आती है तो अब सेंसस में जैसे अदर्स कैटेगरी में डाल के इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वो पेंशन के ये अधिकार इनको मिलने चाहिए। बहरहाल इन तमाम उलझनों, मायूसियों और महरूमियों के बीच ये आपको अब रेड लाइट पर भी दिखाई देते हैं, जहां ये कुछ पैसों की एवज में आपको ढेरों दुआएं देकर आगे निकल जाते हैं। आज जब कुछ भी फ्री नहीं मिलता तो इतनी दुआएं चंद सिक्कों की एवज में भला किसे बुरी लगती होंगी। बस जरूरत है इनके प्रति नजरिया बदलने की, क्योंकि ये भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं। इस पहल में फिलहाल इतना ही। मैं समीना अपनी पूरी टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाजत। नमस्कार, आदाब।